हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और सलाम अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आज संडे है और एक हफ्ते के गैप के बाद आज फिर हम सईद नकवी साहब की खिदमत में हैं। नकवी साहब तकरीबन एक हफ्ता 10 दिन केरला में रहे हैं। उसके बारे में भी मालूम करेंगे कि क्या कुछ था केरल में, किस लिए गए। लेकिन उसके आगे जो हमारी बात होगी वो इंटरनेशनल सियासत में क्या कुछ हो रहा है, खास तौर पर बोरिस जॉनसन का इस्तीफा ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर के तौर पर, और उनकी जगह इंडियन ओरिजिन के ऋषि सोनक के आने के इम्कान हैं। वो क्या कुछ है, क्या भारत को गुलाम बनाने वाले लोग, क्या यहाँ के लोग अब वहां जाकर के हुकूमत करेंगे? ये बिल्कुल नए किस्म का तजर्बा हुआ होगा अगर इम्कान ऐसे बने। इस पर हम बात करेंगे। इसके अलावा खास तौर पे शिंजो आबे, जो जापान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, जो सबसे लंबी मुद्दत तक प्राइम मिनिस्टर रहे 2 बार, उनका असैसिनेशन हुआ। उसकी खबर हमने आपको दी थी उनके जख्मी होने के फौरन बाद। बाद में ये बहुत ही अफसोसनाक खबर आई कि उनका इंतकाल हो गया, वो चल बसे। उस पर भी बात करेंगे, वो कितने अहम लीडर थे, क्योंकि सईद नकवी साहब ने उनको बहुत नजदीक से उस तरह से देखा है कि वो पॉलिटिकली कितने इंपॉर्टेंट थे। अब तक जो खबरें आई हैं, अमेरिका और जापान के बेहतर ताल्लुकात में उनका बड़ा अच्छा रोल था, भारत और जापान के बीच में ताल्लुकात बेहतर करने में उनका बड़ा रोल था। इस किस्म की बातें आ रही हैं। नकवी साहब से हम मालूम करेंगे क्या कुछ, उनकी शख्सियत कैसी थी, क्या था। और उसके बाद में आखिर में हम बात करेंगे, यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन मिडिल ईस्ट के दौरे पर आने वाले हैं 13 से 16 तारीख तक। इसमें इजराइल, वेस्ट बैंक और सऊदी अरब वो जाएंगे, और सऊदी अरब में जीसीसी समिट भी है। और जीसीसी के लीडर्स के अलावा जॉर्डन, इराक और इजिप्ट के लीडर्स भी उसमें होंगे। सईद नकवी साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने वक्त दिया। आपका बहुत आपने आपने वापसी के फौरन बाद कल रात ही आप आए हैं, हमें वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप ये बताइए कि पहले मुख्तसर थोड़ा सा बताइए केरला की कहानी क्या थी। ऐसा लगता है जैसे जवान होने के लिए गए थे आप। मेरा ऐसा नहीं है। वहां पे एक जगह है कोझिकोड। कोझिकोड मुसलमानों का मरकज है। इस वजह से मैं वहां नहीं गया था। वहां से बहुत यानी एक एक चीज लोग जानते नहीं है कि वो मुसलमानों की इक्तिसादी और पॉलिटिकल सेहत नॉर्थ इंडियन से कहीं बेहतर। मैं बहरहाल इस सिलसिले में वहां नहीं गया था, लेकिन देखा मैंने ये और पहले भी जानता था। वहां मैं गया था, वह जगह है कोटाकल। कोटाकल एक आयुर्वेदिक आश्रम है। जैसे हमारे यहाँ यूनानी हिकमत, अब वो नीचे जरा सा ढाल पे आ गई पार्टीशन के बाद, उसके इतने पूछने वाले नहीं रहे। लेकिन आयुर्वेद को जरा फरोग मिला है। तो बहुत से आश्रम केरल में हैं जो कि बहुत आबाई पुराने, यानी वहां इसको कहते हैं अष्टवैद्यम। 8 वैदों के 8 ब्राह्मण फैमिलीज के पास ये नुस्खे थे। उनमें से 5 तकरीबन गायब हो गई हैं, 3 मौजूद हैं। और उनमें से एक के करीब ये रहे हैं कोटाकल का आश्रम। यहाँ मैं सिर्फ इसलिए गया था, इतना सा एक दो तकलीफ मुझे थी, दर्द होने लगा था कुछ जगहों पे। तो मतलब मैंने कहा था जाके इसको देख लेते हैं। तो 2 हफ्ते में वहां रहा। अब वो लंबी कहानी आपको कभी सुनाऊंगा। सामईन को भी आयुर्वेद में दिलचस्पी लेना चाहिए। और वैसे मैं हकीम हकीम खावर मेरे लखनऊ में मेरे अब भी हकीम है अब भी, लेकिन उनके पास ये सब लवाजमात नहीं है कि एक पूरा अरे भाई वहां तो सैकड़ों हैं केरला में। जी जी जी। वो भी अभी निकल के आए हैं 1947 के बाद, क्योंकि अंग्रेजों ने आके एलोपैथी को ऐसा दबा दिया था कि वहां ये सब चलता नहीं था। जैसे ही अंग्रेज गए वैसे ही धीरे धीरे ये निकल आए। खैर, तो वहां से मैं आया। आप बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने फौरन याद कर लिया और मैं मौजूद।
नहीं, हमारे हमारे देखने वाले बाकायदा एक हफ्ता आपको मिस किया, कुछ लोगों ने कमेंट्स में लिखा, आपकी सेहत के बारे में भी खैरियत मालूम की और लोग इंतजार कर रहे थे आपका। अब मैं सबसे पहले शिंजो आबे के बारे में बात करना चाहता हूं, जो देखिए, नहीं रहे। शिंजो आबे दो टर्म बिल्कुल मुख्तलिफ। देखिए, वहां के बड़े मोहतात प्राइम मिनिस्टर, पूरा पूरा उनकी तहजीब जो है बहुत ही मोहतात, बहुत ही ज्यादा बाव करना। यानी अगर आप जापानी से मिलिए और आपकी जेब में अगर आपका कार्ड नहीं है तो आप उससे ना मिलिए, क्योंकि वो 6 दफा झुकेगा, अपना कार्ड आपको देगा, आप भी झुकिए, अपना कार्ड। तो बहुत ही पोलाइट लोग हैं। ये मुख्तलिफ थे, ये जरा इंटरनेशनलिस्ट थे, एग्रेसिव थे। ये क्वाड का जिसका तस्करा आप सुनते हैं, हालांकि मैं क्वाड का बहुत ज्यादा हामी नहीं हूं, लेकिन क्वाड इन्हीं का आइडिया था। और जापान को एक वेस्टर्न वेस्टर्न यूनिट तो जापान था ही। जापान कोरिया, ये जब दूसरी जंग अजीम से के बाद से, जब से ये हारने के बाद इन्होंने अपने असलहे रख दिए और ये अमेरिका की गोया मातहती में आ गए, तब से वेस्टर्न तो हो ही गए थे। लेकिन अब जरा खुल के उनके स्ट्रेटेजिक, यानी असलहों का भी इस्तेमाल और एक फौजें भी तैयार करना, ये इस किस्म के कामों में। अच्छा, साथ साथ क्योंकि वो इंटरनेशनल जमाना वो था जबकि हमारे भी ताल्लुकात अमेरिका से खास थे, तो उस तरह से हमारे भी शिंजो आबे के ताल्लुकात बहुत अच्छे हो गए थे। बीच में जब वो चले गए और कशीदा साहब आए, तो ये यूक्रेन का मामला आ गया। यूक्रेन का मामला आते ही दुनिया नॉर्थ और साउथ में बढ़ गई, ईस्ट और वेस्ट में बढ़ गई, और हिंदुस्तान एकदम से ऐसी सिचुएशन में आ गया जिसको अंग्रेजी में कहते हैं वेरी स्वीट स्पॉट। यानी इधर से भी और उधर से, यानी बिल्लियों के बीच में बंदर, जो कि एक टुकड़ा इधर से भी ले सकता है, एक टुकड़ा उधर से भी ले सकता है। और इस वक्त दोनों जो हैं वो हाथ जोड़े खड़े हुए हैं। अभी जयशंकर साहब 7-8 तारीख को बाली में थे। बाली खुद बड़ी दिलचस्प जगह है। आप बाली, इंडोनेशिया बड़ा अजीब मुल्क है। दुनिया का सबसे बड़ी मुस्लिम पॉपुलेशन इंडोनेशिया में है। लेकिन इंडोनेशिया का कल्चर महाभारत और रामायण से डिटरमिन होता है। ये एक अजीब संगम है वहां। और बाली, जो कि वहां का वो गोया बहुत ही ज्यादा ब्राह्मणिकल और हिंदू, बहुत ही प्योर हिंदू वहां के लोग हैं। तो वहां ये समिट हो रही है G20 की। उससे पहले फॉरेन मिनिस्टर्स गए। अब फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग में जो हुआ, ये हमने पहले तो कभी नहीं सुना था। भाई, आपकी लाख इख्तलाफ हों, आपको रूस से बहुत शिकायतें हैं, लेकिन आप सीटियां बजाना शुरू कर दें अगर फॉरेन मिनिस्टर आए, और आप कहें कि हम आपके साथ खाना नहीं खाएंगे, हम डिनर कैंसिल कर देंगे, हम आपके साथ फोटो ऑप नहीं बनने देंगे, हम तस्वीर नहीं लेने देंगे, और हम मुस्तकिल ये कहेंगे कि जो फूड शॉर्टेज दुनिया में आपकी वजह से। अरे भाई, फूड शॉर्टेज तो हर एक जानता है, ये तो सैंक्शंस की वजह से है। लेकिन ये हुल्लड़ मचाना और ये तहजीब, एक जो वेस्ट एक नई तहजीब लेके सामने आ रहा है, हमने वेस्ट को इस तरह से नहीं देखा। हमने तो वेस्ट को ऐसे देखा था कि टेबल में बैठो तो छुरी कांटे को कैसे पकड़ो, बातें इस तरह से करो। उनकी एक तहजीब का कॉलोनियलिज्म के जरिए हम पर असर था। हम बजुबान फिरंग गुफ्तगू करते थे। लेकिन अब एक अजीब और गरीब नमूना आ रहा है। ये कई मीटिंग्स हैं, इसके बाद समिट होगी, और एक साथ ही साथ देखिए, ये है कि यहाँ पे जयशंकर साहब हैं, G20 की समिट होगी, उसमें
मोदी जी जाएंगे और वो मिलेंगे, शी जिनपिंग से भी मिलेंगे, पुतिन से भी मिलेंगे। और अगर वहां भी यही ना हो गया कि साहब हम यहाँ आएंगे ही नहीं अगर पुतिन है, तब फिर देखा जाएगा। क्योंकि जाहिर है शंघाई कोऑपरेशन काउंसिल कॉन्फ्रेंस, उसकी जो मीटिंग है उसमें तो आप ये नहीं कर सकते, ये तो उन्हीं की मीटिंग है गोया। तो एक तरफ SCO, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग्स कई लगी हुई, दूसरी तरफ G7 G20। अब यह है कि रुखे रोशन के आगे शम्मा रखकर वो ये कहते हैं, इधर आता है देखें या उधर परवाना जाता है। और ये परवाना जो है हिंदुस्तान का, ये दोनों ही तरफ आंखों से देख रहा है, अभी किसी तरफ गया नहीं है। लेकिन एक तो बहुत अच्छी बात यह है कि पहली दफा मैं देख रहा हूं बहुत सालों के बाद हिंदुस्तान की ये वोकात, ये ये पोजीशन इंटरनेशनल अफेयर। साथ ही साथ मैं खतरे देखता हूं, क्योंकि इंटरनल सिचुएशन, देखिए एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों में राबता होता है। यानी इंटरनल सिचुएशन केओटिक हो, इंटरनल सिचुएशन ऐसी हो कि दुनिया के लोग उस पर टिप्पणी करें, उस पर शिकायतें करें, उस पर एडिटोरियल उसके खिलाफ लिखे जाएं, और आपकी एक्सटर्नल सिचुएशन ऐसी हो कि आप गोया हर तरफ से, आप हर जगह आपकी रसाई है। ये बहुत देर तक मैनेज करना, ये मैं मेरा कयास लगा रहा हूं, मुश्किल है। यानी दोनों में हार्मनी होना जरूरी है। एक्सटर्नल अफेयर्स इंटरनल अफेयर्स का एक एक्सप्रेशन होता है, उनमें अगर कॉन्फ्लिक्ट है तो वो ये भी एक बिल्कुल नई नई सिचुएशन। अब आगे बात करें, क्योंकि यूरोपियन कल्चर की हमने बात की है, तो यूरोपियन कल्चर जो हम तक पहुंचा वो तो बजरिए बरतानिया पहुंचा। और बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर दो चार ऐसे, अब तहजीब हमने वहां से सीखी किसी हद तक, लेकिन अब हालत यह है कि जब ये फॉरेन मिनिस्टर थे बोरिस जॉनसन, तो ये अपने प्रोटोकॉल को तोड़ के मिलान में पार्टी, एक रशियन बिलियनियर की पार्टी में आप चले गए, और वहां से आप मिलान एयरपोर्ट पे पाए गए तकरीबन बिल्कुल खोए हुए, और आलम शुक्र में देखे गए। फिर किसी तरह से ये वापस पहुंचे। तब तब ये फॉरेन मिनिस्टर थे। एज प्राइम मिनिस्टर आप जानते ही हैं वो पार्टी गेट क्या था, कि सब जगह आपने मना कर दिया है कि कोई बाहर नहीं निकलेगा, और आप खुद लोगों को खूब अपने नंबर 10 में बुला के पार्टीज कर रहे हैं, ना मास्क है ना कुछ है। उसमें पकड़े गए हैं, बाकायदा कमेटी बैठी, उसमें इनके खिलाफ जब बहुत ज्यादा हाउस ऑफ कॉमन्स में लोगों ने इनको पकड़ा, तो फौरन ये एक दिन भाग के चले गए यूक्रेन, और वहां फोटो ऑफ कर दी कि देखिए बहुत बड़ी सिचुएशन है, इस वक्त हमें पार्टी आर्टी की बात ना कीजिए। चलिए साहब, लेकिन वो रिपोर्टें आती रहीं। अभी हाल में बहुत सी इनके इनके बारे में किस्से हैं। मैं उसी पर आना चाहता था नकवी साहब। अभी क्या सूरत हाल बनी जिसकी वजह से इनको इस्तीफा देना पड़ा? क्या कुछ वो था, कुछ वो पार्लियामेंट से कुछ खबरें थी, कुछ वो क्या क्या था? असल में काजमी साहब, वो ऐसा किस्सा है कि शुरफा के बीच में वो बताया भी नहीं जा सकता। यानी शरीफ पर उनके एक मिनिस्टर, उन्होंने उनको इंडक्ट कर लिया। वो मिनिस्टर, भाई शिकायतें हमने ये सुनी है कि फला खातून पे उन्होंने हाथ मार दिया। ये बरतानिया में बहुत हुआ है और जगह भी हुआ है। ये हजरत जो थे, ये मर्दों पे हाथ साफ कर देते थे, और लोगों ने शिकायत की तो साहब वो ड्रॉप किए गए। एक स्कैंडल ये हो गया। तो बहरहाल इतने स्कैंडल हो गए कि बोरिस जॉनसन, जो कि यूक्रेन जंग के बहुत बड़े हामी
और वोलेंस्की के बहुत बड़े सपोर्टर, ना जाने कई दफा वहां गए फोटो ऑप्स के लिए। अब कह रहे थे कि मैं जा रहा हूं दुनिया की सबसे अच्छी नौकरी छोड़ के। अब बहरहाल अफसोस तो होता है, उसका नतीजा जो है वो बहुत दिलचस्प हो सकता है। हाँ, वो उसी पर मैं आना चाहता था। जी जी, जी जी, उसमें आप ये बताएं। है, एक तो उनकी फॉरेन मिनिस्टर हैं लिज ट्रस। लिज ट्रस बिल्कुल ही यानी इनएक्सपीरियंस्ड फॉरेन मिनिस्टर हैं। कई जगह उन्होंने बहुत ही इंडिस्क्रीट बातें की हैं। वो जरा फ्रंट रनर हैं टोरीज की, कंजर्वेटिव की, लेकिन वो फ्रंट रनर नहीं, फ्रंट रनर हैं ऋषि सुनाक। ऋषि सुनाक जो कि हिंदुस्तान के हैं, पूरी इनकी ओरिजिन हिंदुस्तान की है। ये चांसलर ऑफ द एक्सचेकर थे। इतने ओहदे पे कोई हिंदुस्तानी, कोई बाहर का आदमी, बाहर के ओरिजिन का नहीं पहुंचा है। और ये भी है जावेद, दूसरे दूसरे वो भी हैं उनकी इसी लाइन पे, जो कि पहले थे चांसलर ऑफ द एक्सचेकर, वो भी हैं। लेकिन सुनाक जो हैं, ये कौन है? सुनाक की फैमिली 1966 में आई कीनिया से। तो ये कीनिया वाले हिंदुस्तानी हैं, वहां से आई, यहाँ बसी। बहुत ही एम्बिशियस लोग थे। इन्होंने इनको, बाप डॉक्टर थे, माँ जो थी उनकी एक दुकान थी इसकी दवाओं की। उन्होंने बेटे को ये तय कर लिया कि बेहतरीन स्कूल में भेजेंगे। तो लिहाजा साउथहैम्पटन, जहाँ के ये लोग रहते थे, वहीं पे किंग एडवर्ड द सिक्स्थ, बहुत ही बड़ा स्कूल, वहां गया। किंडरगार्टन वगैरह छोटे क्लासेस में गए। उसके बाद इनको जहाँ की 17,000 पाउंड एनुअली यानी फीस देना पड़ती हो, ये बच्चों के स्कूल में जा गए। उसके बाद ये गए विंचेस्टर। अच्छा, इंग्लैंड में बहुत से पब्लिक स्कूल हैं। हैरो है, जहाँ की जवाहरलाल नेहरू है, जहाँ की चर्चिल थे। ईटन है, जहाँ इंग्लैंड के बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर गए हैं। ये देखिए, वहां पे क्लास सिस्टम विलाय इंग्लैंड में अभी अपनी तरह अभी अभी है, मौजूद है। हाँ, महफूज है बिल्कुल। तो यही अभी बोरिस जॉनसन, यही मेरे ख्याल में ईटन के भी हैं और ऑक्सफोर्ड के भी हैं। ये विंचेस्टर स्कूल गए। विंचेस्टर वहां का बहुत बड़ा पब्लिक स्कूल है, यानी पब्लिक स्कूल वहां कहते हैं प्राइवेट स्कूल। बहुत बड़ा बोर्डिंग स्कूल विंचेस्टर। ये वही स्कूल है जहां टाइगर पटौदी भी पढ़े, हमारे क्रिकेट कैप्टन। बहुत मशहूर स्कूल। वहां से निकल के ये साहब ऑक्सफोर्ड गए, और भी बड़े, स्टैनफोर्ड गए, वहां एमबीए किया, कहीं फलसफा पढ़ा। यानी इनके पास डिग्रीज की बहुतायत, और सब डिग्रियों पे 100 सुनार की तो एक लोहार की। सबसे बड़ी चीज इनके हाथ में जो है, आप दामाद हैं नारायण मूर्ति साहब। नारायण मूर्ति यानी जो बिलियनर हिंदुस्तान के इन्फोसिस के बॉस हैं, उनकी साहेबजादी। और ये दोनों स्टैनफोर्ड में पहुंचे, वहां मुलाकात हो गई, इश्क हुआ और शादी हुई। अब यह है कि वो साहेबजादी क्वीन ऑफ इंग्लैंड से ज्यादा, उनके बारे में कहा जाता है रिचेस्ट वुमन इन इंग्लैंड, मोर देन द क्वीन ऑफ इंग्लैंड। ये उनकी तारीफ है। तो इसके बारे में कुछ कंट्रोवर्सीज हैं। ये कि जब ये चांसलर बने तो इन्होंने अपनी कुछ इंटरेस्ट जो थे वो छुपा दिए। मसलन 900 बिलियन का इनका इसमें ये अमेजॉन में इनके शेयर्स हैं, इनके बाप के, इनके ससुर के, वो गोया इनकी बेटी के हुए, और वो इन्होंने बताया नहीं कुछ। बहुत से कंट्रोवर्सीज फाइनेंशियल हैं इनके। अब दो चीजें आ गई, एक तो ये हिंदुस्तानी ओरिजिन, और दूसरी ये कंट्रोवर्सीज
जो इनके राइवल्स हैं वो इनको जाहिर है उछालेंगे, लेकिन फिर भी ये फ्रंट रनर हैं। और अगर ऋषि सुनाक हिंदुस्तानी ओरिजिन के प्राइम मिनिस्टर बन गए तो ये गोया कॉलोनियलिज्म फुल सर्कल होके वापस आ गई। यानी अब जिन पे उन्होंने हुकूमत की थी अब उन्हीं की औलादें जाके उन पर हुकूमत करेंगे। किसी हद तक ये प्राइवेट सेक्टर में अमेरिका में और इंग्लैंड में और इन दो जगह हो रहा था प्राइवेट सेक्टर में, लेकिन ये कि पब्लिक लाइफ में कोई प्राइम मिनिस्टर बन जाए या ये बिल्कुल अकल अभी मानने को तैयार नहीं है। क्या वाकई में इतनी रेसिज्म खत्म हो गई है बरतानिया? भाई एक जमाना ये तो मैंने देखा, मैं इंग्लैंड में था तो 3 मुसलमान इंग्लैंड की क्रिकेट टीम में थे। ये वहां की खास बात है। इंग्लैंड टेक्निकली सेकुलर मुल्क नहीं है, वो एक एंग्लिकन मोनर्की है। यानी वहां का आर्च बिशप क्वीन ऑफ इंग्लैंड को क्वीन बनाता है और वो जो है वो चर्च की गोया करता धरता है, लेकिन वहां सोसाइटी जो है वो सेकुलर है। यानी इस वक्त भी मेयर ऑफ लंदन जो है वो एक हिंदुस्तानी ओरिजिन का मुसलमान आदमी है। ये एक अब देखने की चीज है कि ये क्या हो जाएंगे। अगर हो गए तो साहब एक तारीखी चीज होगी, ऐसा दुनिया में कहीं कभी हुआ नहीं। अच्छा एक अच्छा, नकवी साहब, ये तो आपने बताया कि ये बहरहाल फुल सर्कल होगा कॉलोनियल, उसका जो नजरिया था जो हम पर हुकूमत कर रहे थे, क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा लंबा हम नहीं कर सकते। लेकिन अभी जो मैं आपसे बात करना चाहता हूं खास तौर पर, जो बाइडन की विजिट मिडिल ईस्ट के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, क्या कुछ है उससे अमेरिका को क्या कुछ मिलने वाला है या उन्हें उम्मीद है, और मिडिल ईस्ट को, चूंकि इस बीच में सऊदी अरब और इजराइल के नॉर्मलाइजेशन की भी बातें होती रही हैं बीच में, और इजराइल और अरब मुल्कों के जॉइंट डिफेंस सिस्टम बनाने की भी बातें होती रही हैं। अभी ऐसा लग रहा है कि जो इजराइल में तैयारियां हो रही हैं मुलाकात की, अभी परसों वहां पर बेनी गैंट्स ने, जो डिफेंस मिनिस्टर हैं इजराइल के, उन्होंने महमूद अब्बास से मुलाकात की है। और ऐसी कुछ खबरें आ रही हैं इजरायली मीडिया में कि इजरायली इस्टेब्लिशमेंट को ये खतरा है कि उस विजिट के दौरान कोई किसी किस्म की गड़बड़ी हो सकती है। सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन की बात हुई है इजराइल और पैलेस्टीनियन अथॉरिटी में। क्या कुछ है, इनकी विजिट की अहमियत क्या है? देखिए, दुनिया में तमाम चीजें जो हो रही हैं तो उसके कुछ रीजनल एलिमेंट्स भी हैं, कुछ रीजनल अनासर भी हैं। ये उनमें से है। सेंट्रल थीम इस वक्त है यूक्रेन, याद रखिए, उससे बड़ी चीज नहीं। और लेकिन उस पे मुनहसर बहुत से छोटे छोटे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, तकरीबन यानी निस्बतन छोटे नहीं हैं, ये बहुत बड़े हैं। यानी यहाँ जंग हो जाए तो पूरी खाड़ी यानी पूरी गल्फ में आग लग जाए, लेकिन निस्बतन इस पे फोकस कम है। एक बात हमेशा याद रखिए काजमी साहब कि अमेरिका में इजरायली लॉबी, जिसको कि जायनिस्ट लॉबी कहते हैं, वो इतनी मजबूत है कि उसका कोई सानी नहीं है अभी। और इस घबराहट में कि भाई क्या दस्ते शफकत अमेरिका का कहीं इसके इसराइल के ऊपर से सर से न उठ जाए, तो लिहाजा एक रीअश्योरेंस की विजिट ये है कि नहीं हम हैं। बल्कि हम ये भी एक फलीते में हम आग भी लगा के चले जाएंगे, वो ये है कि एक जॉइंट डिफेंस की तंजीम बनाई जाए जो कि टारगेट करे ईरान को। यानी अभी तक तो इनडायरेक्ट हो रहा था, अब डायरेक्ट गोया ईरान पे आ गई। अब इसके बहुत से एलिमेंट्स हैं। क्या वाकई में जीसीसी के ममालिक जंग चाहते हैं? यानी इसराइल तो मैं समझ सकता हूं, लेकिन क्या
यूएई, उनके जो टावर्स हैं वहां के, वो बिल्कुल मिसाइल के रेंज में आ जाएंगे। क्या वो जंगी सिचुएशन चाहेंगे? क्या दुबई के जो बड़े बड़े होटल्स हैं जो कि आसमान छू रहे हैं, क्या वो रिस्क इस तरह की लेंगे? नए शहर बस रहे हैं सऊदी अरेबिया में, क्या उसको वो जो कि दुनिया का एक खास शहर होगा, वो क्या वो उसको रिस्क करेंगे? मेरे ख्याल में जिस तरह से कि दुनिया में न्यूक्लियर वॉर नहीं हो सकती, वैसे ही इस जगह भी कोई इस किस्म का हमला नहीं हो सकता, क्योंकि रिटेलिएशन अगर होगा ईरान का, तो इतनी कुव्वत ईरान में है कि वो इन सब से निपट ले। अच्छा, फिर हिजबुल्लाह की पावर को कम न समझा जाए। 2006 की जंग इसराइल के साथ, जो जो कि दरअसल इन्होंने हसन नसरल्लाह ही ने लड़ी थी, वो ये जीते थे। यानी वो जंग इसराइल, हालांकि वो ओपू और मीडिया उनके हाथ में है, वो इस बात को तस्लीम नहीं करते, लेकिन किस्सा ये है कि हिजबुल्लाह ने उनसे टक्कर ली थी। और ये एक घबराहट है। उधर तमाम ऑर्गेनाइजेशन जो कि कासिम सुलेमानी बना के छोड़ गए हैं, जो कि इराक में भी हैं, यमन में भी हैं, सीरिया में भी किसी हद तक उनके असरात हैं। तो ये सब देखते हुए मेरे ख्याल में ये एक घबराहट में एक डिफेंसिव अरेंजमेंट हो सकता है कि कहीं ईरान, देखिए यहां क्या कर रहे हैं कि नेटो की समिट अभी हुई हाल में मैड्रिड में, स्पेन में, और नेटो अब आगे बढ़ेगा। एक तंजीम हमने बनाई है जो कि डिफेंसिव है, चलिए साहब हमने मान लिया डिफेंसिव है। अब इसी तरह से इसकी सब्सिडरी, ये गोया नेटो की सब्सिडरी तंजीम है जो कि ईरान पे फोकस्ड है। फिर ये जाएंगे चीन की तरफ, इंडिया पैसिफिक में इसी किस्म की ऑर्गेनाइजेशन बनेंगी। सब जानते हैं, यानी इधर भी और उधर भी तैयारियां, ये हुल्लड़ करके तैयारी करते हैं, वो खामोशी से तैयारी किए हुए हैं। अब देखना यह है कि कौन वाली तैयारी कारगर होती। जी जी, नकवी साहब, आपसे बहुत ही अहम बातें हुई। आखिर में मैं अपने दर्शकों को याद दिला दूं कि जो बात नकवी साहब ने अभी कही कि क्या गल्फ के ममालिक भी चाहते हैं ईरान से दुश्मनी, अभी हाल के दिनों में एक हमने वो खबरें भी दी थी, आप लोगों को याद होगा, जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला सेकंड ने एक दिन एक बयान दिया कि मैं भी उस रीजनल डिफेंसिव उसकी ग्रुपिंग के सपोर्ट में हूं। लेकिन दूसरे ही दिन जॉर्डन के फॉरेन मिनिस्टर ने यह बयान दिया कि नहीं, हम सपोर्ट में नहीं है और हम ईरान से ताल्लुकात अच्छे चाहते हैं। ये एक बयान आया। उसके अलावा जो हिजबुल्लाह की मजबूती की बात आपने कही, ताजा मिसाल मैं आपको बता दूं कि जो अभी नए इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बने हैं इजराइल के, यायर लैपिड, वो जब हिजबुल्लाह ने 3 ड्रोन भेजे मेडिटेरेनियन में इजरायली शिप के रोकने के लिए, तो उसके अगले ही दिन, जिस दिन ये प्राइम मिनिस्टर बने, अगले ही दिन उनको जाना पड़ा फ्रांस, और इमैनुअल मैक्रों के जरिए उन्होंने कहा कि आप लेबनान की सरकार से कहो कि हिजबुल्लाह को कंट्रोल करे। और 1 लाख रॉकेट, उन्होंने तादाद बताई बाकायदा, इजरायली मीडिया में छपा है, 1 लाख रॉकेट उन्होंने इजराइल की तरफ डायरेक्शन की हुई है हिजबुल्लाह ने, और अगर उन्होंने कुछ किया तो हम भी जवाब देंगे। तो ये डर का मामला, जो बात आपने कही, वो उन्होंने खुद ऑन रिकॉर्ड कही है। नकवी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। फिर हम अगले संडे में फिर हम आपसे बात करेंगे। और मैं अपने दर्शकों से कहूं कि नकवी साहब मीडिया स्टार वर्ल्ड को वक्त देते हैं बहुत ही अहमियत के साथ, हम उसके लिए शुक्रगुजार हैं। और इसलिए भी कि इतने तजर्बात, इतने नजदीक से दुनिया को देखने वाला इंसान जब कुछ बातें करता है तो हर जुमले में कुछ ना कुछ नया सीखने समझने को मिलता है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया नकवी साहब, एक बार फिर
धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।